चलो बच्चों, आज हमको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा कवर कर लिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने न्यूमेरिकल कर लिए, हमने लीच-एटलियर लास्ट टॉपिक का वो भी पढ़ लिया, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी और नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो दो रह गए। लीच-एटरी क्या की रह चार गए? होते दो? हैं ना, तो अच्छा, वो आपने दो दो रह करवा गए दिए थे थे, अभी। दो रह, हाँ अभी दो रह गए आगे के। अच्छा चलो, तो दो कर लेते हैं, उसके बाद ये फटाफट आयनिक शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो लीच-एटलियर प्रिंसिपल में एक रह गया वो टेम्परेचर वाला है ना, और एक रह गया था इनर्ट मटेरियल। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो हम आपको टेम्परेचर वाला बता देते हैं बच्चों। टेम्परेचर वाले में दो केस हैं, एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक का पता कैसे चलेगा? तो वो A प्लस बी प्लस हीट इक्विलिब्रियम में C के साथ, यानी A और B में हीट डालोगे तो C बनेगा, और C जब टूटेगा तो A और B वापस बना देगा, और जितनी हीट उसने कंज्यूम करी थी बनने के लिए उतनी वो वापस रिलीज कर देगा। तो ये एक रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक दिखाती है नेचर। रिएक्टेंट साइड पे हीट जुड़ा हुआ होगा तो समझ जाना ये एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आप देखो अरे एक बार आप दोबारा टेम्परेचर बढ़ाने रिपीट से कर दोगे क्या रिपीट करना है दोबारा? कि एंडोथर्मिक कब होगा? बेटा एंडोथर्मिक लिखा तो ये रहा कि A प्लस बी प्लस हीट गिव्स C, यानी अगर रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखा है तो एंडोथर्मिक होगा, प्रोडक्ट साइड पे लिखा रहता है तो वो एक्सोथर्मिक है। वो तो अभी हम करेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये एक्सप्रेशन होता है, आराम से देख लो। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने को कह रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यानी ये हीट बढ़ाओगे, ये हीट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इस हीट को खत्म करूं, तो खत्म कैसे करेगा? वो ए और बी के साथ कंज्यूम होके और सी बनाने लगेगा, और जब वो और सी बनाने लगेगा तो ये हीट यहाँ की कम होके उधर जाने लग जाएगी, और इस प्रकार से आपकी रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आराम से चेक कर लो। अगर आप लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करके आए हो तो आपको बात हजम हो गई हो। रिवीजन करके नहीं आए हो, डायरेक्ट आ गए हो, तो फिर आपको दोबारा आप कहोगे कि सर एक बार और बता दो। तो अच्छे से देख लो, रिवीजन करके आना होगा तभी जाके आपको बात समझ आएगी कि हम लीच-एटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई चीज चेंज करते हो तो उसका ठीक अपोजिट कर दो तो रिएक्शन ठीक हो जाती है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यानी कि यहाँ की हीट बढ़ा दी। अब ये हीट बढ़ा दी तो इसको कम करना है। कम करने का एक ही तरीका है कि ए और बी के साथ एक कंज्यूम होकर सी बना दे, और अगर ये सी बना रही है तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यही मैंने लिखा है। वहीं अगर आप टेम्परेचर घटा देते हो तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर यहाँ से हीट कम हो गई तो यहाँ पे आप वापस हीट कैसे ला सकते हो? सी को तोड़ के। अगर सी पीछे की तरफ टूटने लग जाए तो ए और बी बनाएगा और हीट बनाएगा, तो जो हीट आपकी कम हो गई है वो वापस से रीगेन हो जाएगी, रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो टेम्परेचर कम करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपको लॉजिक याद रखने हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन करवानी है तो टेम्परेचर बढ़ा देना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर बैकवर्ड डायरेक्शन करानी है तो टेम्परेचर घटा देना। सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक में अगर आपको प्रोडक्ट बढ़ाना है तो मतलब फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको याद करनी है। अब ऐसे अगर हम एक्सोथर्मिक का कर ले बेटा, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में पहले आपको रिएक्शन दिखा दें आपको। ये लीजिए, ये रिएक्शन हो गई कि ए और बी जोड़ोगे तो सी और हीट, सी बनेगा और हीट रिलीज होगी। अब ये हीट बाहर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि बर्तन बंद रहता है, आपको पता ही होगा। तो ये हीट क्या करेगी? सी के साथ जुड़ के वापस ए और बी बनाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक का एक्सप्रेशन है, जहां प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा है, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखा होगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इस केस में टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो देखो ये हीट बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ का हीट बढ़ गया, यहाँ का हीट बढ़ गया, तो कम करने का क्या तरीका है? इसको सी के साथ जोड़ के पीछे ले जाओ। तो यही होगा कि रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। वहीं अगर आप टेम्परेचर कम कर देते तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाती फॉरवर्ड डायरेक्शन। भैया कम कर दोगे तो फिर इधर जाने लग जाएगी ताकि वो हीट वापस से आ जाए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी।
तो बेटा यही था टेम्परेचर का लॉजिक, अच्छे से देखो और रेज हैंड कर दो जिसको समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछो वरना स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी सर क्लोज कंटेनर में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों एक साथ होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में? हाँ, जैसे इसके लिए C प्लस हीट यहाँ जा रहे हो तो ये एंडोथर्मिक माना जाएगा इसके हिसाब से। इसके हिसाब से देखोगे तो ये एक्सोथर्मिक। ऐसे यहाँ देख लो A प्लस B प्लस हीट बन के C बन रहा है तो ये एंडोथर्मिक। पर अगर आप C की तरफ से सोचो तो C इधर आने पे हीट रिलीज कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। तो इधर जाने का प्रोसेस है एंडोथर्मिक, जबकि इधर जाने का प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ऐसे इधर जाने का प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो इधर जाने का प्रोसेस है एंडोथर्मिक, है ना। वेरी गुड, आपने एक पॉइंट पकड़ा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 बच्चों ने रेज हैंड करा है, बच्चे बहुत सारे हैं, जल्दी से रेज हैंड कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। बहुत आसान सी चीजें हैं, आपको ये लॉजिक याद रखना है एज इट इज। अभी मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। प्राची, अभिरूप, मौली, रेज योर हैंड बेटा। प्राची रेज योर हैंड। प्राची कम से कम यहाँ तो रेज हैंड कर दो, बोलती नहीं हो तो कम से कम हैंड तो रेज हो सकता है। होगा ही नहीं, मानेगी नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बढ़ रहे हैं इसका चौथे फैक्टर की तरफ, इनर्ट मटेरियल की। अब इनर्ट मटेरियल जो है इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लीजिए कि इनर्ट मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है। चौथे नंबर पे आ रहा है इनर्ट मटेरियल। ठीक है, इनर्ट मटेरियल। अब इनर्ट मतलब क्या होता है? इनर्ट मतलब होता है अनरिएक्टिव, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, अनरिएक्टिव। ठीक है नी, अनरिएक्टिव। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता था इक्विलिब्रियम पे लीचेटियर प्रिंसिपल के हिसाब से, वो याद होना चाहिए। अगर आपको कंसंट्रेशन वाला टॉपिक याद है, प्रेशर वाला टॉपिक याद है, तो ये इनर्ट मटेरियल भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ रहे हैं आगे। देखो अब इसको दो केस में करते हैं बेटा। एक केस होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि आप क्या करो, आप एक पिस्टन लो, ध्यान से देखना, ये पिस्टन यहाँ पे लॉक कर दो, ऐसे यहाँ पे लॉक कर दो। ठीक है, पिस्टन को लॉक करने का सीन ये है कि आपका ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं जाएगा। तो पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर एक रिएक्शन चल रही थी इक्विलिब्रियम में, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। क्लियर? अब जैसे ही आप इसके अंदर हीलियम ऐड करोगे, हीलियम, हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है जो कि इनर्ट मटेरियल की तरह बिहेव करेगी, यानी अंदर जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब हीलियम अंदर जाएगी तो ध्यान से मेरी बात सुनना, या वेदांत आप माइक ऑन कर लो और आप ही मुझे बता देना कि जब हीलियम अंदर जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन मान लो 6 है, 6 है, 4 है, 4 है ना, और यहां से लेके यहां तक जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो 6/1, 6/1, 4/1, 4/1, ये इक्विलिब्रियम की इनकी कंसंट्रेशन होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स है 6, वॉल्यूम है 1, तो ये कंसंट्रेशन हो गई। अब आप बताओ हीलियम के डालने से ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा, भाई के क्या होता है? के होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ना तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे, 6,644 ही है, और ना वॉल्यूम चेंज हो रहा, 1 लीटर ही है। तो वेदांत आप बताओ क्या इनकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है हीलियम के डालने से? नहीं पड़ रहा। तो जब कंसंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा हीलियम के डालने से, तो के पे क्या फर्क आएगा? क्योंकि के पे फर्क जब आएगा बच्चों, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे चेंज आएगा। इसीलिए यहाँ पे आप लिखोगे नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हीलियम के डालने से। लेकिन हाँ एक चीज बढ़ जाएगी, वो चीज क्या है? वो चीज है प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों सर? अरे आप बताओ ना, हीलियम अंदर डालोगे तो हीलियम के मॉलिक्यूल को दीवार पे टक्कर मारेंगे, और जब हीलियम के मॉलिक्यूल भी दीवार पे टक्कर मारेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा कंटेनर का। तो प्रेशर सिर्फ बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो लॉजिक लगा लेते हैं वो प्रेशर वाला, कि प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पे मोल्स कम होंगे। हमने सिखाया था ना लास्ट क्लास आपको, तो वो लॉजिक यहाँ मत लगा देना, वो लॉजिक यहाँ नहीं लगेगा। वो तो एक अलग पार्शियल केस प्रेशर है ना। यस नहीं, वो पार्शियल, पार्शियल प्रेशर तो यहाँ भी है सब कुछ, A B C D और हीलियम, कई सारे गैसेस मॉलिक्यूल, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ भी है। लेकिन उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है।
आप जाके चेक करना, वहां वॉल्यूम चेंज कर रहे थे आप, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे आप, तो बेटा इसलिए नो इफेक्ट, आराम से देख लो। फिर हम चलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट सर लेकिन एक डाउट है बोलो। सर, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज में उसे लिया क्यों गया टॉपिक इनर्ट गैस? क्योंकि बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज आएगा। ओके सर। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इनर्ट मटेरियल को इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ाया जाता है। अब सुनिए एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या सीन है। देखिए आप क्या करिए कि यहाँ पे आपका पिस्टन 1 atm प्रेशर लगा रहा था ऊपर से, और अंदर जो गैसेस थी A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, या एक काम करो रिएक्शन वाली ले लो, A प्लस बी गिव्स 4C, ऐसी कोई रिएक्शन है, ठीक है जी। और यहां से यहां तक का वॉल्यूम ले लो 1 लीटर, और ऊपर अभी प्रेशर 1 atm, ये जो गैसेस प्रेशर लगा रही है 1 atm, तो ऊपर से भी 1 atm, यहां से भी 1 atm, तो पिस्टन रुका हुआ होगा। अब आप क्या करो, हीलियम डालो, हीलियम आप डालो। जैसे ही आप इसमें हीलियम डालोगे तो भैया प्रेशर बढ़ने लगेगा, और आपने क्या लिखा है कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इसके प्रेशर को बढ़ने नहीं देना। लेकिन हीलियम डालते ही प्रेशर हो गया 2 atm, ठीक है। हीलियम के एडिशन के बाद आफ्टर हीलियम एडिशन प्रेशर इंक्रीजेस अप टू 2 atm, 2 atm हो गया, ऊपर से 1 atm है, नीचे से 2 atm हो गया, तो आपको नहीं लगता कि पिस्टन ऊपर उठ जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर पिस्टन ऊपर उठेगा, नीचे 2 सर atm हो गया, वॉल्यूम ऊपर 1, एक्सपैंड हो जाएगी ना? हाँ हाँ 2 atm है, ऊपर 1 atm है, पिस्टन ऊपर उठेगा। पिस्टन ऊपर क्यों उठ रहा है? क्योंकि आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है, आपको प्रेशर 1 atm ही करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पिस्टन मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बेटा वॉल्यूम एक्सटेंड हो रहा है तो प्रेशर घटेगा, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, और घट घट के ये वापस से बेटा ये यहां जाएगा। ऊपर से तो 1 atm ही था, अब यहां से भी 1 atm हो जाएगा फिर से। अंदर कौन है? अंदर वही A प्लस बी गिव्स 4C, और हीलियम के मॉलिक्यूल भी अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं हीलियम के मॉलिक्यूल भी अंदर ही अंदर दीवार पर टक्कर मार रहे होंगे। लेकिन अब देखो वॉल्यूम जो है, मान के चलो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। अब आपको नहीं लगता कि यार एक जो K है वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट जो है कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हुए, मान लीजिए 4 4 6 6 होंगे तो मोल्स तो वही रहे होंगे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये तो चेंज ही हो रहा है। वॉल्यूम देखो 1 लीटर था, बाद में कितना हो गया 2 लीटर, है ना, 1 लीटर से 2 लीटर हो गया। जब वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, और अगर इसको आप डबल कर रहे हो तो ये हाफ हो गया, और ये है क्या, कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, हाफ हो गई, डबल हो गई, जो भी है चेंज तो हो गया ना, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो K भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपका K जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब किस तरफ शिफ्ट होगा? तो भाई अब आप लॉजिक लगा लो, वही वाला अपना प्रेशर यहाँ पे घट रहा है ना, 2 atm से 1 atm हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो आप बताओ जब प्रेशर डिक्रीज होता है, याद करो रिएक्शन वहां पे शिफ्ट करती है जहां पे मोल्स ज्यादा होते हैं, जहां पे मोल्स ज्यादा होते हैं वहां पे शिफ्ट करता है। तो मोल्स ज्यादा कहां पे है? प्रोडक्ट साइड पे। तो ये रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगी? ये रिएक्शन जो है फॉर शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये प्रेशर का लॉजिक मैं लास्ट क्लास रिवाइज करा चुका हूं, और यहाँ पे मैंने यस समझा सर। दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आपके डाउट ले लेते हैं। चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब किसी को डाउट है तो पूछो, वरना रेज योर हैंड, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नहीं लिया, एक सेकेंड। अरे यार वेदांत तुम बहुत स्लो बेटा। सर नहीं, स्लो नहीं सर, वो आप सामने होते हो ना तो दिखता ही नहीं है मटेरियल, इस वजह से तब नहीं ले पाता। मैं हटा दूंगा साइड में। चलो अब तो ले लिया होगा। अब 4 बच्चों ने रेज हैंड करा है, सबको बोलना पड़ता है तब करते हो। जल्दी जल्दी रेज हैंड कर दो, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करें। कई बच्चे सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने आए हैं यहाँ पे, आप लोगों का तो नहीं हुआ खत्म, बाकियों का तो हो गया था।
सौमृता पेपर कब से है बेटा? सौमृता यस सर, मैंने आपको बोलोगी भेजा नहीं? तो था। आपने भेजा था, मैं भूल गया ना। डेट शीट बताओ, केमिस्ट्री का पेपर कब है? केमिस्ट्री का है 28 फेब को। 28 को। ठीक है। मौली और ओली, मौली ओली और तो कोई है नहीं खेतान का। आपका 21 तारीख को है केमिस्ट्री का। बेटा आज तारीख हो गई 10, मतलब 8। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। अपने बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन सब निपटाओ। एक एक बार फिर से करो। एक बार कर लिया था, एक बार फिर से रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज का जो लेक्चर अब आयनिक इक्विलिब्रियम का आधे घंटे का बचा है, इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल है। आज आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। देन 2 या 3 क्लास बाद न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल। जैसे केमिकल में चला था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत थ्योरी थी, उसके बाद न्यूमेरिकली स्टार्ट हो गए, हर लेक्चर में न्यूमेरिकल। तो वैसे ही इसके साथ होने वाला है। और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत खतरनाक भी है वही कॉन्सेप्ट पे, पर थोड़ा कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगी। तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ये शुरू करने से पहले मुझे आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन पढ़ाना पड़ेगा बेटा। सॉल्यूशन, अब ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। अब सॉल्यूट जो होता है वो होता है लेस अमाउंट में, और सॉल्वेंट जो होता है वो होता है लार्ज अमाउंट। ये एक बेसिक डेफिनेशन बताई जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताओ 8 ग्राम H2 प्लस 32 ग्राम CH4, इसके अंदर 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम CH4 में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो चैट बॉक्स में लिखो कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। चलो शुरू हो जाओ, चैट बॉक्स में लिखो। और एवरीवन पे करके मत लिखना, पर्सनल में लिखना। जल्दी करो बेटा, लिखो। 8 ग्राम H2 है, 32 ग्राम CH4 है। क्या लगता है आपको कौन सॉल्यूट होगा? क्या लगता है आपको कौन सॉल्यूट होगा? लिखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ सॉल्यूट पूछा है, सॉल्वेंट मत बताओ। दृष्टि, सॉल्यूट बताओ क्या लगता है? जल्दी जल्दी, वाह वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही आप कर रहे हो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये एक बच्चे का आंसर अजीब सा है, कौन है ये? सौमृता बेटा आप कह रहे हो 32 ग्राम, यानी ये सॉल्यूट है, ये कह रहे हो? सर गलती सॉल्वेंट का लिख दिया गलती से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। पीयूष तिवारी, क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? चलो आप तो माइक ऑन करोगे नहीं, छोड़ो, आपसे पूछना ही बेकार है। हाँ जी ठीक है, अब मत लिखिएगा बेटा, जवाब सुन लो। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ठीक है, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। ठीक, अब सुनो क्यों। आपने क्या करा, आपने 8 ग्राम देखा, आपने कहा 8 ग्राम छोटा सा ही तो है और 32 ज्यादा है, ये देखा आपने। लेस और लार्ज, लेस। बेटा पीयूष आपका सही जब मानूंगा जब आप माइक ऑन करके एक्सप्लेनेशन दोगे, वरना हम आपका सही नहीं मानेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने। हाँ ठीक है, अब सही है आपका। तो 8 ग्राम आपको लग रहा है कि सर वजन में कम है, तो ये सॉल्यूट होगा। ये वजन में ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा। आप बताओ, आप वजन से चेक करते हो या अमाउंट से चेक करते हो? तो आप कहोगे सर मैं तो अमाउंट से चेक करता हूं। तो अमाउंट और वजन अलग अलग चीज होती है। अमाउंट मतलब क्वांटिटी की वो चीज कितनी है, और वेट मतलब उसका वजन, मतलब मास एक तरीके से। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, आप अमाउंट कैसे चेक करोगे? अमाउंट जो चेक होगा वो चेक होगा बेटा मोल्स से। जिसके ज्यादा मोल्स वो सॉल्वेंट, जिसके कम मोल्स वो सॉल्यूट। लिख देते हैं मोल्स में लेस मोल्स, और यहाँ पे मोर मोल्स। जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट और जिसके कम वो सॉल्यूट। ठीक है जी, अब देख लो
ये 8 ग्राम था, इसके मोल्स निकाल लो। 8 ऊपर लिखोगे, नीचे 2 लिखोगे, क्योंकि H2 का मोलर मास होता है 2। काट के आ गए 4 मोल्स। यहाँ देखो मोल 32 ऊपर, नीचे 16, काट के देखो 2 मोल। अब आप बताओ 4 मोल ज्यादा है 2 मोल ज्यादा? तो 4 मोल ज्यादा है, तो ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो बेसिक टेक्निक है, तो हर जगह काम आएगी। कुछ जगह पे आपको इस रूल को वॉलेट करना है, कुछ जगह पे इस रूल को वॉलेट करना है। कैसे? देखो, मान लो शुगर है और वाटर है, शुगर और वाटर है, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी, 2 दाने, सिर्फ 2 दाने डालो चीनी के, तो आप कहोगे सॉल्यूट है चीनी, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, समझ गया आपकी बात। अब उसी एक गिलास पानी को आप एक काम करो, टब में डाल दो, है ना, टब है, टब में 1 गिलास पानी डाल दो और 1 बाल्टी चीनी डाल दो। 1 बाल्टी चीनी उस टब में जिसमें 1 गिलास पानी डाला हुआ था। अब कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, बताओ? सर सॉल्यूट 1 ग्लास ऑफ वाटर और सॉल्वेंट शुगर। नहीं, आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो उसमें। बेटा, जब भी ऐसा केस आए कि आप सॉलिड घोल रहे हो लिक्विड के अंदर, तो ध्यान रखना हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, हमेशा। ये हमेशा सॉल्यूट होगा। क्या चीनी में पानी घुल रहा है या पानी में चीनी घुल रही है? ये बताना जरा। चाहे 1 पानी में बाल्टी हो चाहे चीनी। 2 दाने, पानी में चीनी घुलेगा। चाहे 1 बाल्टी ले लो, चाहे 2 बाल्टी ले लो, चाहे 2 दाने ले लो, तो जिसमें चीजें घुलती हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि अगर आप इससे याद करके जाओगे तो फिर यहाँ फंस जाओगे। तो आपको सारे फैक्टर पता होने चाहिए, फैक्ट कि कब कहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे चेंज हो सकता है, ये देख लीजिए। हालांकि और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे, इतना ही काफी आपके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, होपफुली समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब सॉल्यूशन पढ़ने के बाद अगला टर्म जो हमें पढ़ना है ना, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू नहीं हुआ, अभी ये टर्म शुरू हुए हैं, टर्म के बाद आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। अगला टर्म है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, 2 तरीके से करते हो कंडक्शन। एक होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन, एक होता है नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली बात तो बच्चों को यह समझ नहीं आता कि सॉल्यूशन जो है बिजली कंडक्ट कैसे करता है। आपने सुना हुआ है इलेक्ट्रोलाइट करके वर्ड होता है, बिजली कंडक्शन में काम आता है, सुना है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, और कोई? बिल्कुल, पीयूष तिवारी कह रहे हैं बिल्कुल सर, सुना हुआ है। चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नहीं सुना हुआ, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूं। ठीक बच्चों, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर कैसे काम करता है? आप एक बैटरी लें और यहाँ पे तार लें, बल्ब लें और इस तरीके से कर दें, तो आपको पता है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और मूव करके यहाँ पे आते हैं और बिजली फ्लो होती है, और मतलब बिजली बनती है और बल्ब ग्लो करता है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर है, जो कि आम बच्चा 10th क्लास में ही पढ़ के आ जाता है। दूसरा जो कंडक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब ये कैसे काम करता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी वर्किंग कैसी है। आप लीजिए बीकर में लीजिए 2 रॉड इस प्रकार से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव भाई? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए ऐसा हो गया। अब आप इसके अंदर डालें नमक और पानी, नमक प्लस पानी का घोल। क्यों भाई? क्योंकि नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आयंस में तोड़ना है तो पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी के पास एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इस कारण में हमने कई बार आपको बता भी रखा है कि पानी क्या करता है, इनको आयंस में ब्रेक कर देता है। आयंस में कैसे होगा? Na+ और Cl- इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक बल्ब और लगा लो, ऐसे, ये बल्ब है, क्लियर? Na+ भागेगा इधर, Cl- भागेगा इधर। अब जब Cl- इधर भागेगा तो ध्यान सुनो होता क्या है। Cl पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, वो Na+ से लिया था उसने, तो वो जाएगा रॉड की तरफ
और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Cl वहां चिपक जाएगा ऐसे, ठीक। तो कैसा होगा, यहाँ पे Cl बन के चिपक जाएगा ऐसे। अब एक तो है नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आयन होंगे Cl माइनस में, तो बहुत सारे आयन जो हैं इस तरफ भागना शुरू करेंगे ऐसे करके। अब एक और Cl ऐसे चिपक गया, मान लो एक Cl और ऐसे चिपक गया ऐसे करके, तो ये दो Cl ना आपस में Cl2 बना देंगे और Cl2 बना के यहीं पे गैस बन के क्योंकि Cl2 गैस होती है तो यहीं चिपक जाएगी। और जो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया रॉड को, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा इधर से ऐसे इस तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो कर गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन गई। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, क्लोरीन से। क्लोरीन था क्या, आयन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंडक्शन ड्यू टू आयंस होता है, ड्यू टू आयंस। आयंस की वजह से यहाँ पे कंडक्शन होता है, जबकि यहाँ पे किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हुआ था, यहाँ पे आयंस की वजह से कंडक्शन। होपफुली आप ये समझ गए, क्लियर। अभी जो आपने इसमें सॉल्यूशन डाला ना, ये चीज ये जो डाला आपने NaCl प्लस पानी, इसी को कहते हैं बेटा कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब जो बिजली कंडक्ट कराने में हेल्प करे, जो आयंस की फॉर्म में टूटा हुआ हो, या आयंस की फॉर्म में टूटा हुआ था। नॉन कंडक्टिंग क्या है, नाम से पता चल रहा होगा। नॉन कंडक्टिंग मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयंस में टूटा हुआ नहीं होता। इसका एग्जांपल है यूरिया प्लस वाटर। आप यूरिया और पानी इसको घोलिए और अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे कोई बिजली कंडक्शन आपको नहीं दिखाई देगी, कोई भी बिजली कंडक्शन नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि यूरिया आयंस में नहीं टूटा होता। तो ये हो गया नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ये हो गया कंडक्टिंग सॉल्यूशन। हमें पढ़ना कौन सा है, कंडक्टिंग पढ़ना है, लेकिन आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए था। अब कंडक्टिंग में भी दो कैटेगरी बच्चों, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इसी को कहते हैं, ये जो पानी और नमक का घोल है ना, जो बिजली कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसी सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या मतलब है, तो थोड़ा बहुत नाम से पता चल रहा होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब जहां ज्यादा कंडक्शन हो, वीक मतलब जहां कम कंडक्शन हो, ठीक। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग में HCl ले लो, HCl पता है कैसे होगा। मान लीजिए HCl के आपने 10 लिए थे मोल, 10, तो कुछ देर बाद आप देखोगे ये पूरा का पूरा टूट चुका है, 10 H+ बन चुके हैं और 10 Cl- बन चुके हैं पूरा। अब सिर्फ ये कुछ नहीं बचा, ये खत्म, ये पूरा टूट गया, ये बचा और ये बचा। तो इसे कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, कंप्लीटली मतलब पूरा खत्म, कुछ भी यहाँ बचेगा नहीं। जबकि वीक में पता है क्या होता है, जैसे वीक में आप ये ले लो, इथेनोइक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये सिरका में मिलता है, विनेगर में मिलता है। अगर आपने इसके 10 मोल लिए होते ना, तो पता ये क्या करेगा, यहाँ इनिशियल लिख देता हूं, इनिशियल, और ये ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से ऐसे टूटेगा, H+ एक रिलीज कर देगा और ऐसे। और ये साइन से आप भली भांति परिचित हैं, ये साइन इक्विलिब्रियम का है। मतलब ये जैसे टूटेगा वो जुड़ के वापस, ये जैसे टूटेगा वो जुड़ के वापस, यानी यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहा है। और पता है क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कितना ये टूटा हुआ होगा, आप यकीन नहीं करोगे, इक्विलिब्रियम पे ये इतना रहता है, बस 10 में से इतना रह गया, सिर्फ इतना टूटा। तो देख लीजिए बहुत कम टूटा है। तो क्योंकि बहुत कम आयंस हैं, तो जितने आयंस उतनी बिजली कंडक्शन। यहाँ पे देखो कितने आयंस थे, यहाँ देखो कितने आयंस हैं। भाई इससे थोड़ी बिजली कंडक्ट होगी, कंडक्ट तो इससे होगी क्योंकि ये आयंस हैं। तो क्योंकि ये बहुत कम टूटता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा टूट जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए सर तो होपफुली आपको मेरी सर बात जो हाँ आपने बेटा, दूसरी इक्वेशन करी है उसमें तो 1 मोल डिसोशिएट हुआ है ना, मतलब क्योंकि 1 आयन बनाया CH3CO-। कहाँ वन बना है, अरे इतना बना है, इतना, वो वन नहीं देखना, वो तो एक जाता तो एक बनता, एक बनता, वो अलग चीज है। 10 मोल लिए थे, इतने बच गए, तो इतने बच गए तो कितने डिसोसिएट हुए होंगे, 0.01। तो अगर 0.01 डिसोसिएट हुए तो वहां बने भी कितने होंगे, 0.01, क्योंकि भाई एक जाता तो एक बनता, 0.01 गया तो 0.01 बना। लिख दूं माइनस यहाँ पे
ये लो, यस सर अब ओके। थोड़ा याद आ गया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसे ही करते थे, हाँ सर वो एक जाएगा माइनस तो एक्स एक प्लस बन, एक्स, हाँ सर ओके। इतना गया तो इतना बन। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो होपफुली आपको समझ आ गया। अब आपकी बारी है रेज हैंड करने की, क्योंकि काफी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ आपको, आप होश में हो कि नहीं या सो गए। बेफिक्र रहो, एक अगली क्लास पे ऐसी थ्योरेटिकल है, उसके बाद दे देना था न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल जब ही कर पाओगे बेटा जब आपको ये चीजें पता होंगी, तो प्लीज फोकस करो। लग रहा है कि आसान है, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना तो मुश्किल पड़ जाएगी आपको। चलिए सभी ने रेज हैंड कर दिया, बढ़ते हैं आगे। आज बच्चे कम है भाई, 20 बच्चे हुआ करते थे, आज 13 बच्चे हो गए। मिटा रहे हैं इसको। मौली बेटा आ रहा है समझ आपको? हाँ ठीक है, चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, एसिड बेस थ्योरी, एसिड एंड बेस थ्योरी। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल है, और कहां से आपको पढ़ के आना है वो पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के आना है अगली क्लास। ठीक है जी, अब 5 मिनट बचे हुए हैं, 5 मिनट बचे हुए हैं। एक काम करो, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, वापस से आओ ताकि इस टॉपिक में डिस्टर्ब ना हो पाऊं। चलो वापस आ जाओ, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन।